हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू सवितास ट्यूटोरियल्स। आज हम इग्नू बैग सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 134 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। क्षेत्रवाद की विभिन्न विशेषताएं और क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप। ठीक है, तो क्षेत्रवाद की विशेषताएं डिस्कस करेंगे, बट क्षेत्रवाद क्या है इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। क्षेत्रवाद क्या है और क्षेत्रवाद बेस्ड विभिन्न जो संगठन हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको लिंक लेकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि क्षेत्रवाद आपको पहले क्लियर हो। ठीक है, तो ये जो भी बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के मैं काफ़ी इजी अब कर दिए उन क्वेश्चंस को, ताकि सभी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा तभी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो इन सभी क्वेश्चंस को, वीडियोस को ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा जिससे कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, और साथ ही आप जो है वीडियो भी रीच लेकर पूरे तरह से सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ। देखिए, जो क्षेत्रवाद की विशेषताएं हैं वो आप इस तरह से नंबरिंग से भी दे सकते हैं या फिर इसको पूरा पैराग्राफ की तरफ भी दे सकते हैं, बट मैंने इसको नंबरिंग करके दिया है ताकि आपको इजी अप लगे और इजीली ये समझ आए। सबसे पहले आप बता सकते हैं जो क्षेत्रीय संगठन है अपनी सदस्यता में महाद्वीपीय, उपमहाद्वीपीय और अंतर महाद्वीपीय भी हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन किस तरह से हो सकते हैं? महाद्वीपीय भी हो सकते हैं, मतलब दो महाद्वीप मिलकर क्षेत्रीय संगठन या तीन महाद्वीप मिलकर क्षेत्रीय संगठन का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे महाद्वीप मिलकर कर सकते हैं, अंतर महाद्वीप कर सकते हैं मिलकर। तो इस तरह से क्षेत्रीय संगठन का गठन किया जा सकता है या उसकी सदस्यता ली जा सकती है। वे एक ही देश को कई संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए अतिव्यापी हो सकते हैं। देखिए, एक ही देश है, एक देश कई अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों का हिस्सा भी हो सकता है। ये नहीं है कि एक देश है तो एक ही क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा हो या सदस्य हो, नहीं, वो बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों का सदस्यता ले सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय सदस्यता आपकी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक तौर पर अलग संगठन हो सकते हैं, किसी भी सांस्कृतिक तौर पर। ठीक है, तो जिस भी लक्ष्य को लेकर संगठन बना है वो अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो इस वजह से अलग अलग जो है संगठनों का हिस्सा सेम देश हो सकता है। महाद्वीपीय संगठन का एक उदाहरण, अब इसमें हमने जैसे कि हमने बताया कि जो क्षेत्रीय संगठन है वो महाद्वीपीय हो सकते हैं, उपमहाद्वीपीय, इस तरह से अपनी सदस्यता में किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो महाद्वीपीय संगठन का एक उदाहरण हम दे सकते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप। जो काउंसिल ऑफ यूरोप संगठन है ये आपका महाद्वीपीय संगठन का एक उदाहरण है। ये महाद्वीपीय के बीच में हुआ है ये संगठन। ठीक है, उपमहाद्वीपीय संगठन का एक बेहतरीन उदाहरण आपका सार्क है। बहुत सारे महाद्वीप इसमें इसके सदस्य हैं। अंतर महाद्वीपीय क्षेत्रीय संगठन का एक उदाहरण एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको ब्रिक्स भी कहा गया है, ये है आपका। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय नाफ्टा एशिया प्रशांत क्षेत्र व लैटिन अमेरिका के साथ भाषाई सांस्कृतिक हितों पर आधारित एक क्षेत्रीय संगठन का उदाहरण है। देखिए, जो भी आपका ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया गया है, इसको बस काफ़ी ईजी अब कर दिया है मैंने, और जिससे कि अंडरस्टैंड हो सके, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय एशिया प्रशांत क्षेत्र व लैटिन अमेरिका के साथ जो भाषाई सांस्कृतिक हितों पर आधारित एक क्षेत्रीय संगठन का उदाहरण है नाफ्टा। ठीक है, तो इस तरह से आप कितनी इजीली आप इसके विशेषताएं बता सकते हैं। क्षेत्रीय विचारधारा एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होती। अब कहने को तो हम कहते हैं कि क्षेत्रीय संगठन है या क्षेत्रीयता कह सकते हैं, क्षेत्रवाद कह सकते हैं, बट क्षेत्रवाद का मतलब ये नहीं है कि विचारधारा एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र से तक सीमित हो जाती है, एक ही सोच तक सीमित हो जाती है, बल्कि ये एक राजनीतिक सामाजिक रूप से निर्मित कल्पित समुदाय होते हैं। बहुत सारे इसमें समुदाय मिलकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, केवल आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन उतना आकर्षित नहीं होता। अगर हम बात करें सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से, अगर किसी संगठन को हम बनाते हैं, क्षेत्रीय संगठन को, तो कहते हैं कि उतना आकर्षक नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण सार्क है। सार्क भी एक आर्थिक सहयोग के दृष्टि से बना हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि इतना प्रगतिशील नहीं हो पाया। सहयोग के साथ राजनीतिक प्रगति और सहयोग को जोड़ने की आवश्यकता, इसमें जो है हमको शार्क जो कि आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन है, इसमें हमको राजनीतिक पक्ष भी जोड़ने की आवश्यकता है, तभी ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्षेत्रवाद के तीन मुख्य आयाम हैं, आर्थिक, राजनीतिक व रणनीतिक। क्षेत्रवाद के आप बता सकते हो कि तीन आयाम है, आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक। तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। आर्थिक क्षेत्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में विकसित हुआ था आर्थिक क्षेत्रवाद। ठीक है, और
राजनीतिक क्षेत्रवाद के बारे में सभी हित चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, क्षेत्र के अंदर या बाहर हो, इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक मूल्य, ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं आपके राजनीतिक क्षेत्रवाद के अंतर। रणनीतिक क्षेत्रवाद का एक उदाहरण आपका अटलांटिक संधि या फिर वार्से संधि है। रणनीतिक क्षेत्रवाद की अगर बात कहें तो ये इसके बेस्ट उदाहरण है। इस तरह से आपका क्षेत्रवाद की विशेषताएं आप बता सकते हो, 11-12 विशेषताएं दे दिए। इसी में ही आप निष्कर्ष भी दे सकते हो, इसी में आप भूमिका बना के भी दे सकते हो, तो फिर आपका कंप्लीट 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। नव क्षेत्रवाद पर प्रकाश डालिए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन में इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद का मूल्यांकन कीजिए, क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद पर अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह से। तो क्षेत्रवाद हमने क्लियर कर लिया है लास्ट वीडियो को, और इस वीडियो को समझे तो हम इसमें नव क्षेत्रवाद भी लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक एक्सप्लेनेशन हो चुकी है उसी में, क्योंकि नव क्षेत्रवाद का काफ़ी अंश हमने उसमें कर लिया है। 1970 के बाद जो कि 1980 तक का जो समय था, वो क्षेत्रवाद जो है उसमें कम सक्रिय हो गया था। 1970 से लेकर 1980 तक जो टाइम पीरियड था, समय था, इसमें क्षेत्रवाद थोड़ा सा धीमा हो गया था इसकी चाल। परंतु 1980 के बाद क्षेत्रीय समूहों में फिर से नए सिरे से रुचि पैदा हो गई। जो क्षेत्रीय संगठन थे उनमें फिर से नए सिरे से रुचि पैदा हो गई, और इसे ही नव क्षेत्रवाद का नाम दिया गया। बहुत ईजी है, ठीक है, नव क्षेत्रवाद का नाम दिया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्रीयता के पुनर्स्थापन को ही पुनरुत्थान को कई संगठनों के विकास का साक्षी बना दिया, ठीक है। और यही विकास क्षेत्रवाद का दूसरी बार आना माना जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ये नई तरीके से क्षेत्रवाद का विकास किया गया, इसे ही हम नव क्षेत्रवाद कह सकते हैं। नव क्षेत्रवाद में वैश्वीकरण की उपज है। अब देखिए नव क्षेत्रवाद, अगर हमने लास्ट वीडियो देखा है आपने, तो उसमें क्लियर किया होता है जो नव क्षेत्रवाद है वो वैश्वीकरण की वजह से आया। सब चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, तो क्षेत्रवाद में भी इसके काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर काफ़ी जोर दिया गया है। क्षेत्रीय संगठन नव उदारवाद को बढ़ावा देने वाले सक्रिय अभिकर्ता बन गए। क्षेत्रीय संगठन जो थे वो नव उदारवाद को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय अभिकर्ता बन गए। नव क्षेत्रवाद दोहरी प्रक्रियाओं का परिणाम था। दोहरी प्रक्रिया कैसे? क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षणवादी व्यापार गुट तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वैश्वीकरण, दोनों तरफ से जो है इसमें प्रक्रियाएं चल रही थी। क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षावादी व्यापार चल रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक वैश्वीकरण हो चुका था चीज का, ठीक है। तो ये नव क्षेत्रवाद आर्थिक स्वरूप का है। जो नया क्षेत्रवाद है उसका मेनली जो स्वरूप है वो आर्थिक है, क्योंकि कई व्यापारिक गुटों का इस समय गठन किया गया। नव क्षेत्रवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति भी एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी जो कि नव क्षेत्रवाद में देखी जा सकती है। द्विध्रुवीय बहुध्रुवीय शक्ति, ठीक है। इसके अलावा 1990 का दशक विकासशील देशों में आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रणाली के प्रति बदले रवैयों का भी प्रतीक है। 1990 का दशक विकासशील देशों में आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रणाली के प्रति बदले रवैये का प्रतीक है। नव क्षेत्रवाद बदले रवैये का गवाह है, क्योंकि यह तीसरी दुनिया की एकजुटता और नव आर्थिक विकास के पक्ष में गुटनिरपेक्षता आंदोलन को कमज़ोर करने के रूप में आया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, बहुत इजी अब किया है इसको। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।